10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ 5 आप सबके सामने पेश है। पाठ का नाम, कविता पाठ का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, और इनके कवि जो हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इनका जन्म हुआ है सन 1900 में और निधन है 1970 में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस कविता से संबंधित जो कवि हैं उनका जीवन परिचय, एक संक्षिप्त जानकारी लेंगे। सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे। सुमित्रानंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। सुमित्रानंदन पंत जी की बात हो रही है यहाँ पे। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को। किसमें, कहाँ पर? उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखनी शुरू कर दी थी। 7 साल की उम्र में वो स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत भी किए गए, यानी उनको पुरस्कार भी दिया गया। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया और 7 साल की उम्र में वो स्कूल में काव्य पाठ भी करने लगे, जिसके लिए उनको पुरस्कार मिला। और 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया। 1915 में, अब आप देख सकते हैं कि 1900 में उनका जन्म हुआ है और 1915 में ही वो स्थायी रूप से, यानी कि परमानेंटली, अब वो साहित्य में ही अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया और उन्होंने साहित्य सृजन यानी कि साहित्य रचना शुरू कर दी और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। छायावाद एक कविता का युग है, ये कविता युग है जिसके प्रमुख कवियों में सुमित्रानंदन पंत जी का नाम लिया जाता है। तो छायावादी कवि के प्रमुख स्तंभ के रूप में वो जाना जाने लगे। वो पंत जी की जो आरंभिक कविताएं हैं उसमें प्रकृति का प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। क्योंकि जो छायावाद के वो प्रमुख कवि हैं, तो छायावाद युग में जितनी भी कविताएं लिखी जाती थी उसका जो मुख्य विषय था वो प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद हुआ करता था, जो कि उनकी कविताओं में मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है। तो छायावाद के ही वो प्रमुख कवि थे और छायावाद के प्रमुख कवियों का विशेष गुण था कि उनकी कविताओं में हमें प्रकृति का प्रेम देखने को मिलता और साथ ही रहस्यवाद देखने को मिलता, जो कि उनकी कविताओं में भी हमें देखने को मिलता। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनके बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव भी स्पष्ट नजर आता है। उसके बाद सबसे पहले तो उनके कविताओं में जो विषय है वो प्रकृति प्रेम है, फिर रहस्यवाद है, फिर वो मार्क्स और महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और उनके बाद जो है उन्होंने अरविंद दर्शन का प्रभाव अपनी कविताओं में दिखाया। जीविका यानी कि घर चलाने के लिए या फिर कमाई के लिए क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े थे, यानी उदय शंकर संस्कृति केंद्र है जिससे जुड़कर वो अपनी जीविका प्राप्त करते थे, यानी कि कमाई करते थे। आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे और आकाशवाणी जो कि आप जानते हैं रेडियो यानी एफएम, इन सब के वो उसमें परामर्श देने वाले थे। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना थी। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत भी किया, यानी कि 1961 की बात है जब भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण भी दिया, उनको इससे पुरस्कृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए और हिंदी का जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये उसके विजेता बने। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पे, ये जो कला और बूढ़ा चांद कविता है कविता संग्रह है, ना कि सिर्फ कविता, तो कला और बूढ़ा चांद जो है ये इनका कविता संग्रह है। उस पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ और इनकी जो अन्य प्रमुख कृतियां हैं जिनकी वजह से ये प्रसिद्ध हुए वो है वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और लोकायतन। आप कहीं पे भी सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में पढ़ेंगे तो उनकी मुख्य रचनाओं में आपको यही दिखेंगी रचनाएं जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचनाओं में से कुछ एक हैं। अब यहाँ पर जो आपको कविता दी गई है उसका जो मुख्य विषय है वो क्या बताता है हमें यहाँ पर पता लगेगा। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को ना मचलता हो, जिन्हें सुदूर यानी कि बहुत दूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद हाथ से ना जाने देते हों। यानी कहने का अर्थ है कि जो पर्वत वाले क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र जो है, उन जगहों पर घूमने के लिए तो हर कोई ललचाया रहता है,
जिसको भी मौका मिले, कैसा भी मौका मिले, वो उसको हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। भले ही आपको हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिला हो, लेकिन क्या हुआ अगर आपके आसपास के जो पर्वत प्रदेश है, अगर आपको उसी में जाने का अवसर मिल जाता है तो आप पहाड़ों का आनंद तो ले सकेंगे। तो ऐसे में कोई भी पहाड़ों का जो है, जो एक ट्रिप है अगर मिलती है, तो वो किसी भी तरीके से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा, क्योंकि हर किसी को ये प्राकृतिक नज़ारा बहुत पसंद आता है। ऐसे में कोई भी कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ये अनुभूति करा दे, जैसे आप अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटे हो, विचरण यानी घूम कर, और अंचल यानी उस जगह विशेष की बात कर रहे हैं, तो अगर वो कवि जो है अपनी कविता से ही आपको ये फील करा दे कि आप उस जगह पे घूम रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात होगी। तो प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों निरखने की अनुभूति देता है, यानी अपनी आंखों से निरखने की, परखने की और उसे देखकर आनंद लेने की जो अनुभूति देता है, वो ये कविता है। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। विलीन यानी कि उसमें खो गई हों या फिर मिल गई हों। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुंचे हैं। रम्य यानी रमणीय, यानी कि सुंदर, जो आकर्षित करती है। ऐसे स्थल पर आ पहुंचे जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है। अपार श्रृंखला एक लंबी श्रृंखला, जिसको जहां तक देखते जाओ वो खत्म होती हुई नहीं दिखती है। आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन यानी कि खो जाते हैं। महाप्राण निराला ने कहा था कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल यानी कि स्किल जो है वो है शैली, यानी कि तरीका। शैली का मतलब होता है तरीका। अब वो चाहे लिखने का तरीका हो, कविता को रचने का तरीका हो, ये किसी भी तरीके की बात हो सकती है। तो शैली का जो मुख्य अर्थ होता है वो होता है तरीका। तो महाप्राण निराला जी जो है वो ये बोलते हैं कि पंत जी में अगर सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, कोई स्किल है, तो वह है उनकी शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। यानी किसी भी विषय को वो इतने उपमा यानी उदाहरण देते हैं, उन उदाहरणों से सजा कर उस कविता को और भी मधुर और कोमल कर देते हैं। ये उनकी स्पेशल स्किल आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी इस स्किल से किसी भी कविता को इतना सुंदर बना देते हैं। अगले भाग में हम ये पर्वत प्रदेश में पावस जो है कविता को पढ़ेंगे, पंक्ति दर पंक्ति उसको समझने की एक